बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने दिया बयान, कहा बागेश्वर विधानसभा सीट पर होगा चुनाव। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद सीट हुई रिक्त। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लोक अदालत का होगा आयोजन। 13 मई को होगा अदालत का आयोजन। कई मामलों का किया जाएगा निस्तारण। पहाड़ में जमीन की अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ लोग मुखर। पहाड़ों पर जमीनों की अवैध खरीद जारी। विभिन्न संगठन कर रहे हैं प्रदर्शन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में संपर्क फाउंडेशन के साथ स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य में सरकारी स्कूलों में अभिनव और बेहतर तरीके का पहला अध्ययन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सरकार और संपर्क फाउंडेशन ने साझेदारी की। इस अवसर पर संपर्क फाउंडेशन के चेयरमैन विनीत नायर ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के ठेठ इलाकों में स्मार्ट स्कूल के तहत शिक्षा देना, शिक्षा पद्धति को और सरल करना। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत पहला जनपद होगा जहां पर इस तरह की पद्धति लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंपावत को बेहतर बनाने के लिए इस तरह का आयोजन होना बेहद जरूरी है ताकि एक आदर्श जनपद के रूप में चंपावत को जाना जाए। इसमें सारा का सारा कंटेंट क्लास 1 to 5 का पूरा मैप है। तो टीचर लेसन प्लान देखेगी, फिर उस कंटेंट का वीडियो बच्चों को दिखाएगी, फिर उसकी वर्कशीट्स दिखाएगी, फिर एक यूनिफाइड असेसमेंट है जो कौन बनेगा करोड़पति के बेसिस पे बच्चों के साथ टीचर उस चीज को खेलेंगी, फिर उनका असेसमेंट करेंगी। और ये पूरा का पूरा सारा टेलीविजन में है जिसमें कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। सारा का सारा लोडेड है, SCRT के चैप्टर से मैप है। हमारा मानना है कि जब ये डिवाइस टेलीविजन और संपर्क टीवी एक बार बच्चों को दिया जाए और टीचर के हाथ से दिया जाए तो लर्निंग आउटकम ये जो स्मार्ट ब्लॉक्स में ये ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। स्मार्ट स्कूलिंग, स्मार्ट ब्लॉक, संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से सभी हमारे 137 सारे के सारे स्मार्ट क्लास हमारे स्कूल और शिक्षा के नवाचार अपनाएंगे। और हमारा पहला जनपद है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होगी और जनपद हमारा आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में हमारे बच्चे नवाचार स्मार्ट क्लासेज, स्मार्ट ब्लॉक निश्चित रूप से बहुत सीखने और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति में गुणोत्तर रूप से बढ़ोतरी करने में ये कार्यक्रम हमारा बहुत प्रभावी है। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पशुओं में लंपी स्किन डिजीज तेजी से फैल रहा है। पशुपालन विभाग ने लंपी स्किन बीमारी से ग्रस्त पशुओं के इलाज और इससे जुड़ी हुई शिकायतों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल वेटनरी यूनिट 1962 और शिकायत के लिए नंबर भी जारी किया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि लंपी स्किन बीमारी मक्खी और मच्छरों के काटने के कारण पशुओं में फैल रही है, इसलिए जहां भी पशुओं को रखा जाए वो जगह साफ सफाई के लिहाज से बेहतर होनी चाहिए। आपको मालूम है उत्तराखंड में लंपी स्किन डिजीज के मैटर्स जो केसेस हैं वो फिर से थोड़ा बढ़े हैं। कुमाऊं में और कुछ हमारे गढ़वाल के जिलों में इसके केसेस आए हैं। लगभग जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 3100 केसेस जो हैं वो हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। 3131 और 3131 ये पिछले 3 से 4 दिन के जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं। और इसमें हमारे
1669 कैटल जो है अभी तक रिकवर कर चुके हैं। 1669 रिकवरी रेट हमारी 53.3% की है और 1669 53.3% का इसका रिकवरी रेट है। हमारे 32 कैटलों की डेथ हुई है अभी तक, जो हमको अभी तक खबर आई है। जो डेथ रेट है वो 1.02% है और टोटल जो हमारे पास डोजेज अभी तक हमने लगाई हैं जब से हमको ये लंबी स्किन डिजीज के केसेस सामने आए हैं वो 3,23,451 केसेस हैं जो वैक्सीनेशन है जो हमने करे हैं डिस्ट्रिक्ट में। 3,23,451 हमारे पास टोटल डोजेज अवेलेबल हैं आज के दिन और हमने 7,42,738 वैक्सीनेशन किए हैं अभी तक। 7,42,738। वहीं हरिद्वार नगर निगम की करोड़ों रुपए की बेशकीमती संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। इसको लेकर कई बार नगर निगम की ओर से नोटिस भी जारी किए गए मगर आज तक इन संपत्तियों को खाली नहीं कराया जा सका। इसी को लेकर हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने देवपुरा स्थित नगर निगम के एक भवन पर हुए कब्जे को लेकर औचक निरीक्षण किया जिसमें पाया गया कि भवन को बिना अनुमति के नगर आयुक्त की ओर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मेयर पति अशोक शर्मा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के इस कब्जे को लेकर काफी आक्रोश में दिखे और नगर आयुक्त पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। अनीता शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर आयुक्त मेयर को कुछ नहीं समझते हैं मगर हम नगर निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। वहीं ज्वालापुर में से कांग्रेस के विधायक रवि बहादुर ने भी नगर आयुक्त पर सवाल खड़े किए हैं। मुझे सूचना मिली कुछ भाजपा के पार्षद में कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। मैडम आप तो कब्जे हटा रही हो, यहाँ पे कब्जे क्यों कर रहे हैं? अब मैं आके देखता तो वाकई में यहाँ पे ताले लगे पड़े हैं, आदमी सो रहे हैं अंदर, बाहर ताला लगा है? ये तो गलत है। अब पूछा तो कहने लगी कि भाई ये तो मुझे नगर आयुक्त ने यहाँ सौंप रखा है, तो नगर आयुक्त को अनुमति तो मेरी लेनी चाहिए। नगर आयुक्त होता कौन है? अधिकारी है और अधिकारी को ऐसे सोचना चाहिए कि मेयर कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब ऐसे सोच रखा है बिल्कुल कि किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। पर हम ये नहीं चाहेंगे हमारा कब्जा अपना सरकारी भवन है जो हमें खाली करना अभी और हमें इसमें ताला लगाएंगे हम। नहीं, अब ये समझने वाली बात है कि नगर आयुक्त की ऐसी कौन सी पावर है जो उन्होंने अलॉट कर दिया है। नगर आयुक्त के परमिशन से हुआ है, डीएम की परमिशन से हुआ है या इस प्रदेश की सरकार के किसी कार्य से हुआ है? किसके द्वारा ये जगह अलॉट की गई है और इसमें बिजली की चोरी यूज की जा रही है? वहीं हरिद्वार में शकबंदी विभाग में विजिलेंस की छापेमारी में 50,000 की रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जमीन को लेकर चल रहे विवाद में मुकदमा दर्ज होने से बचाने के एवज में शकबंदी लेखपाल 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसमें पहली किश्त के रूप में 50,000 की रिश्वत लेते हुए देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने शकबंदी विभाग के लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ करने के बाद टीम ने उसे देहरादून लेकर रवाना हो गई है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एसपी विजिलेंस रेणु लोहानी ने बताया कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसी कार्य के लिए रिश्वत की मांग करता है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज कराएं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव होने हैं और बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। इस सीट को रिक्त घोषित करते हुए निर्वाचन कार्यालय भारत निर्वाचन आयोग से उपचुनाव को लेकर सिफारिश की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आयोग यहां 6 महीने के अंदर उपचुनाव संपन्न कराएगा। उन्होंने बताया कि यहां 26 अक्टूबर से पहले उपचुनाव होना है। इसी बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी बागेश्वर जिला निर्वाचन अधिकारी से बजट के साथ ही अन्य संसाधनों की उपलब्धता बताने को लेकर कहा कि और साथ ही साथ आपको बता दें कि चंदन रामदास के निधन के चलते रिक्त बागेश्वर विधानसभा सीट पर 26 अक्टूबर से पहले उपचुनाव होना है।
बागेश्वर से जो विधायक रहे, राज्य सरकार में जो मंत्री रहे, चन्नीराम दास जी के निधन से काफी दुखी का क्षण है, क्योंकि उनके निधन से वो बागेश्वर की जो सीट है वो रिक्त हुई है और निश्चित रूप से 6 माह के अंदर वहां उपचुनाव होना है। पार्टी संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर पर लगातार पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को, योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। जहां तक उपचुनाव का प्रश्न है, समय आने पर पार्टी उस पर निर्णय लेगी। कौन वहां प्रत्याशी होगा, कब वहां चुनाव डिक्लेयर होता है, ये सब कुछ चुनाव डिक्लेयर करने के बाद ही पार्टी उस विषय पर निर्णय करेगी। निश्चित रूप से बागेश्वर में 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का उपचुनाव होगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आज ही मेरी इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भगत सिंह दसिला जी से वार्ता भी हुई है और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी पूरी शिद्दत से चुनाव की तैयारी में है। बूथ कमेटियों का गठन हो रहा है। दोबारा उनका कहाँ क्या कमी रही, उन बूथों को भी हम देख रहे हैं। पिछले चुनाव में जिस बूथ में हमको कम मतदान हुआ था, कम वोट मिले थे, उन बूथ पर भी हमारी नजर रहेगी, हमें कोशिश रहेगी और पूरी शिद्दत से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी टक्कर देंगे और हमारी कोशिश रहेगी हम किसी भी हालत में हम बागेश्वर का उपचुनाव जीतें। वहीं हरिद्वार में सैकड़ों होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। यहां कारोबार कर रहे ज्यादातर होटल के पास ना फायर सेफ्टी की एनओसी है और कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिससे यहां पर कारोबार कर रहे कई होटल सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहां हजारों की तादाद में बड़े और छोटे होटल हैं। हरिद्वार में होटल खुलने का सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन यहां के ज्यादातर होटल मानकों को दरकिनार कर कारोबार कर रहे हैं। इनमें से कई होटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जिससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। वहीं होटल कारोबारी सरकारी नियमों में ढील देने की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो ये है कि हमें होटल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। जैसे हमारा फायर एनओसी है, एनजीटी है, पोल्यूशन बोर्ड से एनजीटी मिलती है और जो नगर निगम और विकास प्राधिकरण से अप्रूव नक्शा है, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद ही हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन का। तो अभी जो प्रॉब्लम हरिद्वार के हम होटल वाले फेस कर रहे हैं वो ये प्रॉब्लम है कि कुछ जो पैरामीटर्स है गवर्नमेंट के वो इतने ज्यादा वो है कि जैसे फायर की एनओसी के लिए बहुत सारी कंडीशंस है, एनजीटी के लिए बहुत सारी कंडीशन है। हमारा अग्निशमन विभाग है, उसकी मुख्य परेशानी आ रही थी, तो उसमें सरकार द्वारा ये नियम बनाया जा चुका है कि 12 मीटर से नीचे की जो बिल्डिंग है उसको अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं चाहिए। लेकिन आज भी पर्यटन विभाग की वेबसाइट जिस पर ये रजिस्ट्रेशन होता है वो आज भी अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना रजिस्ट्रेशन को मान्य नहीं कर रही है। हमने सभी को लगभग नोटिस दिया था और सभी लोगों ने जो है, कुछ लोगों का जिनका अग्निशमन का उसका प्रमाण पत्र मिला है तो वो उसको हम कर रहे हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं। और कई बार होटल एसोसिएशन ने, होटलरिया ने, हमारे सचिव साहब के स्तर से ये भी वार्ता हुई है कि भाई इनका अगर वन टाइम सेटलमेंट करके इनकी कोई व्यवस्था की जाए तो हमारे लगभग सभी होटल का पंजीकरण किया जा सकता है। क्योंकि कुछ होटल बहुत पुराने स्थलों में बने हैं जिनकी भूमि का क्लेरिफिकेशन नहीं है और जहां पर गलियों के अंदर बने हुए हैं, जहां अग्निशमन के नियमानुसार वो पंजीकरण को थोड़ी से करने में दिक्कत हो रही, उनके एनओसी देने में। कई तरह की कुछ चीजें हैं जिनका जो है उच्च स्तर पर ही निदान किया जा सकता है।
वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 12 मई को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस संबंध में शासन ने सभी विभागों और बैंकों को पत्र भी जारी कर दिया है। बैठक में उद्योगों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें उद्योग नीतियों में संशोधन, सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि, उद्योग के लिए लैंड बैंक अवस्थापना, विकास समेत अन्य मुद्दों पर उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। इसके अलावा उद्योगों की समस्याओं का समाधान भी होगा। वहीं इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से उद्योगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। पिछले 6 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी यहां आई है, लगभग 1,500 के करीब छोटे बड़े उद्योगों ने यहां से पलायन किया है। इससे बड़ा नुकसान हुआ है। जीएसटी का नुकसान, राजस्व का नुकसान, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से उद्योगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। विगत 6 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई है, लगभग 1,500 के लगभग छोटे बड़े उद्योग जो इकाइयां हमारी हैं, उन्होंने यहाँ से पलायन किया है और हमको बड़ा नुकसान हुआ है। उसमें जीएसटी का भी नुकसान हुआ है, राजस्व का जो होता है हमारा राज्य को राजस्व प्राप्त होता है उसका भी नुकसान हुआ है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आए, लेकिन अभी विगत 6 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड सरकार का है, एक भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं यहाँ स्थापित कर पाए जो 1,000 लोगों को भी रोजगार दे। देखिए, राज्य सरकार लगातार राज्य में उद्योग बढ़े, उद्योग से यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक 12 तारीख को होनी निश्चित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बैठक को लेने वाले हैं। राज्य में औद्योगिक माहौल बने, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, उद्योगों को आने वाले जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनको कोई समस्या है, सरकार उनका समाधान करने को तैयार है और राज्य के नौनिहालों को, बेरोजगार नौजवानों को उद्योगों में नौकरी मिले, ये सुनिश्चित हो और राज्य में और नए उद्योगों के लिए माहौल तैयार हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 मई को जनपद चमोली के जिला न्यायालय परिसर, गोपेश्वर ब्रह्मा और साथ ही साथ न्यायालय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी और गैरसैंण में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीनियर सिविल जज सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत में फौजदारी के मामले, एनआई एक्ट और मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक कुटुंब न्यायालय के मामले, श्रम भूमि अर्जन के मामले, साथ ही साथ सिविल अपील, राजस्व के मामले, मनरेगा के अलावा कई मामलों का निस्तारण किया जाएगा। वर्षवार इसमें 4 राष्ट्रीय लोक अदालत होती है, जिसके तहत अभी हमारी जो पहली लोक अदालत हुई थी उसके बाद अभी 2 महीने बाद पुनः लोक अदालत आयोजित हो रही है और इस दौरान हमने ऑलमोस्ट अभी 7-8 हमारी जो प्री मीटिंग्स होती हैं लोक अदालत की तैयारी हेतु, जिसमें हम हमारे जो पीएलवीज हैं, हमारे पैनल लॉयर्स हैं, उन्हें प्रचार प्रसार के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ हमारी बार एसोसिएशन के साथ एक विशेष बैठक होती है। हमारे जो पदेन सदस्य हैं, डीएम साहब, एसपी साहब, उनके साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाती है ताकि हम जितने भी नोटिसेज हैं जो हमारे बातकारी हैं उनको दिया जाता है, ताकि दोनों लोग आ जाएं और यहाँ पर सुलह समझौते के आधार पर मामलों का जो निस्तारण है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके।
वहीं अल्मोड़ा पहाड़ में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ लोग मुखर हो रहे हैं, जिसको लेकर भूमाफियाएं भगाओ और पहाड़ उत्तराखंड बचाओ अभियान के तहत 13 मई को अल्मोड़ा में विभिन्न संगठन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इससे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत कई संगठन शामिल होंगे। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी के अनुसार 13 मई को अल्मोड़ा के साथ ही कई स्थानों में प्रदर्शन और शासन को ज्ञापन भेजे जाएंगे। तिवारी का कहना है कि राज्य बनने के बाद, खासकर कोरोना महामारी के बाद, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों पर माफियाओं के कब्जे में अभूतपूर्व तेजी आई है, जिससे हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अस्मिता खतरे में है, जिसका सामना करने के लिए उत्तराखंडी समाज को चिंतन, मनन और एकजुटता की जरूरत है। उत्तराखंड के अंदर जमीनों की बड़ी पैमाने पर लूट हुई है, प्राकृतिक संसाधनों पर बड़ी पैमाने पर लूट हुई है कंपनियों के नाम पर, और तमाम जो लूटने वाले लोग हैं और जिनको अनुमतियां दी गई हैं, वो अनुमतियां उन प्रभावशाली लोगों को देने में प्रशासन का, कई जिलाधिकारियों का, कई सरकार का पूरा योगदान है। और अब उन्होंने उत्तराखंड के समाज का जीना हराम कर दिया है और उसके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाइयां हो नहीं पाती हैं। कुछ जगहों पर जहां पर लगातार जनता लड़ती है या संगठन लड़ता है या हमारी पार्टी लड़ रही है, वहां पर कुछ नतीजे आए हैं। और लेकिन आज हमको लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी जमीन बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनता के अधिकार के लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत है। इसलिए 13 तारीख को अल्मोड़ा में गांधी पार्क में 11 बजे से एक भूमाफिया भगाओ पहाड़ बचाओ, भूमाफिया भगाओ उत्तराखंड बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों द्वारा अत्याचार और उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग का समर्थन में कांग्रेस ने काला दिवस मनाया और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने भी शिरकत की और उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को बचाने में जुटी हुई है, जो कि महिला पहलवानों के साथ अन्याय है। इस पर केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई करे ताकि पहलवानों को न्याय मिल सके। पहलवान जो पिछले 18 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, आरोपी सांसद जिसके ऊपर उन्होंने यौन शोषण का, अन्य जातियों का आरोप लगा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं की है। लगातार 18 दिनों से वो मांग कर रहे हैं कि आरोपी सांसद को, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप है, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख पदम सिंह ने कहा कि भारतीय चित्र साधना के माध्यम से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और दर्शन की सर्वोच्चता स्थापित हो। इस उद्देश्य से भारतीय चित्र साधना प्रति 2 वर्ष में नवोदित फिल्मकारों और कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय फिल्म उत्सव का आयोजन करती है। इस सबके बीच भारतीय चित्र साधना का 3 दिवसीय 5वां चित्र भारतीय महोत्सव 23 से 25 फरवरी 2024 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चित्र भारतीय फिल्मोत्सव 2024 के पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा। पदम सिंह ने बताया कि फिल्मों की एंट्री के लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर तक के बीच का समय है। प्रतिभागी 4 श्रेणी में अपनी एंट्री भेज सकते हैं, जिसमें बाल फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और कैंपस फिल्म आधारित होंगी। उन्होंने बताया कि फिल्मोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए 8 विषय निर्धारित किए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर फिल्मकार अपनी फिल्म भेज सकते हैं। यह विषय महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, समरसता, पर्यावरण, भविष्य का और भारत, जनजातीय समाज, ग्रामीण विकास और वसुदेव कुटुंबकम पर रहेंगे। विजेताओं के लिए 10 लाख रुपए तक का पुरस्कार राशि भी निर्धारित की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।